आज है 10 सितंबर बुधवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की सांसदों को दी गई उस नसीहत पर, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव सड़कों या स्कूलों से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पोस्ट से जीते जाएंगे। साथ ही जानेंगे कि बीजेपी में मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर संघ के साथ टकराव क्यों बढ़ रहा है और बिहार में वोटर लिस्ट से मुस्लिम बहुल इलाकों में सबसे ज्यादा नाम क्यों हटाए गए। इसके बाद नजर डालेंगे पड़ोसी देश नेपाल में मची अराजकता पर, जहां प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा और प्रदर्शनकारियों ने संसद तक को आग लगा दी। हम ये भी देखेंगे कि अमेरिका के नए टैरिफ का भदोही के कालीन उद्योग पर क्या असर पड़ रहा है और क्यों यह उद्योग बर्बादी की कगार पर है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग का विश्लेषण, जो बता रहे हैं कि कैसे मोदी लोकतंत्र से खिसककर तानाशाहों की तरफ बढ़ रहे हैं और जस्टिस एस मुरलीधर ने धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका के रिश्ते पर क्या कहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। एक अनोखे कदम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों को एक साफ संदेश दिया है। सड़कें और स्कूल बनाने से आपको वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करने से शायद मिल जाएंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक संसद की लाइब्रेरी में हुई एक कार्यशाला में सांसदों को एक तरह से फटकार लगाई गई। वहां उन्हें 3 पन्नों का एक रिपोर्ट कार्ड दिया गया, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर उनकी सक्रियता का हिसाब किताब था। ये घटना दिखाती है कि भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, जहां जमीनी काम और विकास के पारंपरिक मुद्दों पर डिजिटल प्रचार और ऑनलाइन इमेज बनाने को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। अब राजनीतिक दलों के लिए मतदाताओं तक पहुंचने का एक बड़ा माध्यम सोशल मीडिया बन गया है, और सांसदों का मूल्यांकन भी इसी आधार पर हो रहा है। ये रिपोर्ट कार्ड स्कूल के रिपोर्ट कार्ड की तरह रंग कोडित था। जो सांसद सक्रिय नहीं थे, उनके लिए लाल, जो बहुत कम सक्रिय थे, उनके लिए पीला, और जो खूब पोस्ट करते थे, उनके लिए हरा रंग था। एक महीने में फेसबुक पर एक भी पोस्ट न करने वाले सांसदों को लाल श्रेणी में रखा गया, जबकि 60 से ज्यादा पोस्ट करने वालों को हरा मिला। डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट के अनुसार मोदी ने लोगों के साथ जुड़ाव पर जोर दिया, लेकिन अब लोग का मतलब जमीनी मतदाताओं से ज्यादा सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने वाले फॉलोअर्स हो गया है। संदेश साफ था। आज की राजनीति में जमीनी काम पर हैशटैग भारी पड़ रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में मंगलवार को अराजकता फैल गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। खबर है कि वो सेना के हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर चले गए हैं। उग्र प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में जमकर उत्पात मचाया। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी को उनके घर में आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास समेत कई सरकारी इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया। सुरक्षा बलों के हथियार लूट लिए गए। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। काठमांडू से द न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार भद्र शर्मा ने लिखा, काठमांडू की सड़कों पर आज रात हालात बेहद खतरनाक हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने मेरी मोटरसाइकिल को घेर लिया और जब उन्हें पता चला कि मैं पत्रकार हूं, तो वे उस पर टूट पड़े। उन्होंने मुझे तभी जाने दिया जब मैंने सरकार के खिलाफ नारा लगाया। इस संकट के बाद विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को नेपाल की यात्रा स्थगित करने की सलाह दी है। द प्रिंट में डीके सिंह लिखते हैं कि मोदी, शाह और आरएसएस के बीच भाजपा अध्यक्ष के चयन को लेकर टकराव का असली कारण ये है कि 2029 और उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। एक ताकतवर भाजपा अध्यक्ष के पास राज्यों में नेताओं को चुनने का अधिकार होता है, और यही नेता आगे चलकर शीर्ष पद के दावेदार बनते हैं। इसलिए अध्यक्ष का पद ये तय करने में अहम भूमिका निभाता है कि किसकी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाया जाए और किसे रोका जाए। बिहार में मतदाता सूची की जांच यानी एसआईआर के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं, वे बताते हैं कि मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके के 4 में से 2 जिलों में मतदाता सूची से नाम हटाने की दर सबसे ज्यादा रही है। बिहार के कुल 38 जिलों में लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए, जो कुल मतदाताओं का 8.31% है। सबसे ज्यादा 15.1% नाम गोपालगंज जिले में हटाए गए। इसके बाद सीमांचल के पूर्णिया और किशनगंज जिलों का नंबर आता है, जहां यह दर क्रमशः 12.08% और 11.82% रही। 2011 की जनगणना के अनुसार
किशनगंज में मुस्लिम आबादी 67.89% है, जबकि कटिहार में 44.47%, अररिया में 42.95% और पूर्णिया में 38.46% है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आवासीय प्रमाण पत्र के लिए सीमांचल में आवेदन बढ़े हैं, जिससे पता चलता है कि कई आवेदक दूसरे देशों से आए अप्रवासी हो सकते हैं। नाम हटाने का सबसे आम कारण स्थायी रूप से दूसरी जगह चले जाना बताया गया। राजनीतिक तौर पर देखें तो पिछले 3 विधानसभा चुनावों में सीमांचल में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की पकड़ कमजोर हुई है। आरजेडी के एक नेता का मानना है कि इस फैसले से विपक्षी महागठबंधन को नुकसान होगा, क्योंकि हटाए गए नामों में ज्यादातर यादव, मुस्लिम और दलित समुदाय के लोग हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों का वेतन उत्तर प्रदेश सरकार 3 गुना बढ़ाकर 90,000 रुपये प्रति माह करने जा रही है। उन्हें राज्य कर्मचारियों के बराबर दर्जा और सुविधाएं भी मिलेंगी। राज्य सरकार 1983 से ही मंदिर के पुजारियों को वेतन दे रही है। इसके दूसरी तरफ अग्निवीर यानी भारतीय सेना में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले सैनिकों की शुरुआती तनख्वाह लगभग 25,000 रुपये है और उनमें से ज्यादातर को कुछ साल बाद नौकरी छोड़नी पड़ती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। ये बयान अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा मिलकर टैरिफ लगाने पर जोर दिया था। इन देशों में भारत भी शामिल है। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर और प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो रूसी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। ये खबर भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। अमेरिका पहले ही रूसी तेल खरीद पर 50% का टैरिफ लगा चुका है। अगर नए प्रतिबंध लगते हैं, तो इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत को अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संबंधों और रूस के साथ अपनी ऊर्जा जरूरतों के बीच एक मुश्किल संतुलन साधना होगा। भदोही और वाराणसी का मशहूर कालीन उद्योग इस समय बर्बादी का सामना कर रहा है। उद्योग का लगभग 6,000 करोड़ रुपये का माल बिना बिके फंसा हुआ है। अमेरिकी टैरिफ और कुछ निर्यातकों की गलत व्यापारिक नीतियों ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। इस उद्योग पर लगभग 20 लाख लोगों की रोजी रोटी निर्भर करती है। अमेरिका को भारत के कुल हाथ से बने कालीन का 60% निर्यात होता है। ट्रंप के समय लगे टैरिफ के कारण अमेरिकी मांग में गिरावट आई। साथ ही कुछ युवा निर्यातकों ने भरोसेमंद थोक विक्रेताओं को छोड़कर छोटे अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं से सीधे सौदे कर लिए, जो अक्सर भुगतान में देरी करते हैं। इससे बाजार का पूरा सिस्टम टूट गया है। अब निर्माता सरकार से तत्काल बेलआउट पैकेज की मांग कर रहे हैं ताकि इस 450 साल पुरानी विरासत को बचाया जा सके। मोदी सरकार भले ही चीन के साथ सीमा पर सामान्य स्थिति का दावा करे, लेकिन पूर्वी लद्दाख में ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक पर भारतीय सेना की तैनाती में कोई बदलाव नहीं आया है। भारतीय गश्ती दल अभी भी बफर जोन में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं और चीन तनाव कम करने डी एस्केलेशन पर विचार करने से भी इनकार कर रहा है। इसके बावजूद सरकार की तरफ से यह बताया जा रहा है कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो गई है, जो ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। ये स्थिति चीन के साथ बातचीत में भारत की सीमित सफलता को दिखाती है। जब तक चीन पीछे हटने के लिए सहमत नहीं होता, तब तक एलएसी पर सैन्य तनाव बना रहेगा। इजराइल और भारत ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए एक द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता नई दिल्ली में इजरायली वित्त मंत्री बेजलल स्मोट्रिच और भारतीय कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में हुआ। ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब गाजा पर इजराइल के युद्ध को लेकर दुनिया भर में गुस्सा है, जिसमें अक्टूबर 2023 से अब तक 64,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। स्मोट्रिच पर अवैध बस्तियों से संबंधों के लिए कई पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं। ये सौदा भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े करता है, जो दिखाती है कि आर्थिक और रणनीतिक हितों को मानवाधिकारों से ऊपर रखा जा रहा है। मणिपुर में नगा समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था फुटहिल्स नगा कोऑर्डिनेशन कमेटी (FNCC) ने एक कुकी उग्रवादी शिविर को अपनी पैतृक भूमि में स्थानांतरित करने का कड़ा विरोध किया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर यह कदम उठाया गया तो अपरिहार्य रक्तपात होगा। ये चेतावनी मणिपुर के पहले से ही अस्थिर जातीय समीकरणों को और बिगाड़ सकती है। इस बीच यूनाइटेड नगा काउंसिल ने भी म्यांमार के साथ सीमा पर बाड़ लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ व्यापार नाकेबंदी जारी रखने का ऐलान किया है। खबर है कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए रूसी S-400 वायु रक्षा प्रणाली के अच्छे प्रदर्शन के बाद भारत ने और ज़्यादा S-400 खरीदने के लिए रूस से बातचीत शुरू कर दी है।
साथ ही भविष्य में S-500 सिस्टम खरीदने पर भी विचार किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत ये कदम उठाता है तो उस पर अमेरिका के काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट CATSA के तहत प्रतिबंधों का खतरा बढ़ जाएगा। ये स्थिति भारत को एक दुविधा में डालती है, जहां उसे अपनी रक्षा जरूरतों और अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों के बीच संतुलन बनाना होगा। भारत के संगठित विनिर्माण क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूरों की हिस्सेदारी 42% तक पहुंच गई है, जो पिछले 27 सालों में सबसे ज्यादा है। यह आंकड़ा उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण से सामने आया है और यह भारत में रोजगार की गुणवत्ता में गिरावट का संकेत देता है। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले श्रमिकों को अक्सर स्थायी कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन और कम सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलते हैं। ये चलन कंपनियों द्वारा श्रम कानूनों से बचने और लागत कम करने की कोशिश को दिखाता है, लेकिन इससे श्रमिकों के लिए नौकरी की असुरक्षा और आर्थिक असमानता बढ़ती है। स्क्रॉल की एक रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में बिहार जैसा विशेष गहन पुनरीक्षण कराने में मुश्किल आ सकती है। इसका कारण मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच इस बात को लेकर चल रहा संघर्ष है कि ब्लॉक लेवल अधिकारियों BLO पर किसका नियंत्रण होगा। BLO मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियों में उनका स्वतंत्र रूप से काम करना एक चुनौती हो सकता है। बिहार के चुनावी शोर के बीच मोतिहारी जिले के रुल्ही गांव की महादलित मुसहर बस्ती के लोग आज भी रोटी, रोजी और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। द मुकनायक की एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के पुरुष मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में चले गए हैं, जबकि महिलाएं खेतों में 8-9 घंटे काम करके सिर्फ 50-60 रुपये कमा पाती हैं। सरकारी योजनाएं उन तक नहीं पहुंचती, राशन दुकानदार घोटाला करते हैं और मनरेगा में साल में मुश्किल से 30-40 दिन ही काम मिलता है। जातिगत भेदभाव इतना गहरा है कि सरपंच भी बस्ती में आने पर मुसहरों से दूरी बनाकर रखता है, लेकिन चुनाव के समय वोट मांगने जरूर आता है। 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में 6 मृतकों के परिजनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने विशेष अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मामले की जांच करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अब तक इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी है, जिसके बाद पीड़ितों के परिवार वालों को ये कदम उठाना पड़ा। हरकारा डीप डाइव में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने कहा है कि पिछले 11 सालों में दुनिया ने मोदी को भारतीयों की नज़र से और भारतीयों ने दुनिया को मोदी की नज़र से देखा। लेकिन अब पहली बार भारतीय नागरिकों को मौका मिल रहा है कि वे मोदी को भारतीय दृष्टि से देखें। गर्ग के अनुसार आज पश्चिमी देश मोदी को एक अर्ध तानाशाह के रूप में देखते हैं, एक ऐसा नेता जो लोकतांत्रिक देशों की नज़रों में तो बना रहना चाहता है, लेकिन अंदर से तानाशाही सोच रखता है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो मोदी ने ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती को संतुलित रखने के बजाय रूस और चीन की ओर झुकना शुरू कर दिया। इससे पश्चिमी देशों में भारत की विश्वसनीयता कमजोर हुई। गर्ग कहते हैं कि भारत अब लोकतांत्रिक ताकतों का नहीं, बल्कि तानाशाही ताकतों का सहारा ले रहा है। मोदी की प्रवृत्ति ये दिखाती है कि वे पुतिन की तरह हमेशा सत्ता में बने रहने का रास्ता खोज रहे हैं। हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने अपने एक भाषण में धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका के जटिल संबंधों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी एक संस्कृति, एक भाषा या एक धर्म का देश नहीं रहा है। हमारी विविधता ही हमारी पहचान है। उन्होंने बाबरी मस्जिद मामले को न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताते हुए 2019 के अयोध्या फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अदालत ने माना कि मुसलमानों को गलत तरीके से मस्जिद से वंचित किया गया था, तो फिर विवादित जमीन हिंदुओं को क्यों सौंप दी गई। जस्टिस मुरलीधर ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह कानून देश में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक नैतिकता का मतलब है कि प्रशासन में बैठे लोग संविधान के मूल्यों जैसे समानता, गैर भेदभाव और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करें और उनका पालन करें। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो संविधान आम आदमी के लिए बेमानी हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान अपने ही नागरिकों पर जासूसी करने के लिए चीन द्वारा बनाए गए इंटरनेट फायरवॉल और फोन टैपिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। मानवाधिकार संगठन ने इसे चीन के बाहर सरकारी निगरानी के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस निगरानी नेटवर्क का इस्तेमाल असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए किया जा रहा है। भारत की सबसे पुरानी और सम्मानित पारसी पत्रिकाओं में से एक पारसियाना 6 दशकों तक समुदाय का इतिहास दर्ज करने के बाद इस अक्टूबर में अपना प्रकाशन बंद कर देगी।
1964 में शुरू हुई यह पत्रिका पारसी समुदाय के लिए सिर्फ खबरों का जरिया नहीं थी, बल्कि संवाद, बहस और आत्मचिंतन का एक महत्वपूर्ण मंच भी थी। इसका बंद होना समुदाय की घटती संख्या और उसकी विरासत को बचाने की चुनौतियों का भी प्रतीक है। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी जरूर बताइए। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ट्विटर, एक्स और ब्लू स्काई पर भी पा सकते हैं। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।